हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका परिवार भी उम्दा होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आज टॉप 35 विज्ञान के क्वेश्चन को लाया हूँ, जो कि आने वाली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी एमएमएस की परीक्षा जो 10 नवंबर को होने वाली है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जान लीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले कई वर्षों से प्रश्न पत्रों से उठाया गया है। इसके अलावा भी, चाहे आप यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हो, या पुलिस की, या फिर रेलवे की, या फिर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसको वीडियो को फुल देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्वेश्चन को मैंने चुन चुन के अपने हाथों से बनाया है। तो इसके यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी एमएमएस 2024, विषय विज्ञान। नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन के लिए होता है? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। जो ईस्ट का उपयोग होता है वो किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन पहला है चीनी, दूसरा है एल्कोहल, और तीसरा है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा है गुड़। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है? सही बता रहे हैं आप। किसका ईस्ट उपयोग एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। एल्कोहल जान लीजिए एक बहुत बड़ी अपने देश में इंडस्ट्री है। इतने सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसको बनाने के लिए इसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक दवा है? निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, नमक का अम्ल क्लोरीन, तीसरा है एल्कोहल, और चौथा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फटाफट इसका आंसर कीजिए आप सब कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। नमक का अम्ल जो है ये किसको कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का अम्ल कहा जाता है, तो उसके लिए तो नहीं होगा। दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl। तो क्लोरीन का इस्तेमाल प्रतिजैविक में नहीं होता, बल्कि जो है जो हमारे जो हैंडपम्प होते हैं या कुएँ होते हैं, उनके पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें डाला जाता है। और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है एल्कोहल। तो एल्कोहल जो होता है ये दवा थोड़ी है, ये मेडिसिन थोड़ी है, ये तो एक रसायन है। चौथा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जी हाँ दोस्तों, एक चौथा क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। यही आपका आंसर सही है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ये जीवाणुओं से निकाला जाता है, जीवाणु से बनाया जाता है। एक जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस, उसी से ये बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है। जी हाँ दोस्तों, तो जो संचरणीय रोग होते हैं, जिसे आप संचारी रोग कह सकते हैं, तो संचारी रोगों का मुख्य कारक क्या है? इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपका। पहला है चींटी, और दूसरा है तीसरा है मकड़ी, चौथा है ड्रैगन मक्खी। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो चींटी है, या फिर खिलौरी मक्खी है, या फिर
मकड़ी है या फिर ड्रैगन मक्खी है? चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर है घरेलू मक्खी। जी हाँ दोस्तों, मस्का डोमेस्टिका जो घरेलू मक्खी होती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रेड व इडली के फूल जाने का क्या कारण है? जी हाँ दोस्तों, ब्रेड और इडली के फूल जाने का क्या कारण है? तो इसका पहला ऑप्शन है उष्णता, जिसको टेम्परेचर कहते हैं। दूसरा है माड़ने के कारण, माड़ने मतलब जो उसको माड़ा जाता है उसके कारण होता है। तीसरा है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। चौथा है उसको पीसने के कारण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ब्रेड और इडली इसमें पानी डालकर रख देंगे तो सुबह तक वो फूल जाती है। तो इसका कारण क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ इसका कारण क्या है। उसमें जो है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार से, इसको हिंदी में खमीर कहते हैं। ईस्ट एक प्रकार का वो है कवक है, फंगाई होता है, जो कि अगर उसके अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो वो अपने संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। इसलिए इसमें क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। चलिए अगला देखिए। चलिए अगला है, किसे पुनः चक्रण की क्रिया द्वारा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? किसे पुनः चक्रण की क्रिया द्वारा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? तो पहला इसका ऑप्शन है विद्युत स्विच। दूसरा है पॉलीथीन और पीवीसी। तीसरा है कुकर के हत्थे। चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी है दोस्तों, फटाफट बताइए इसका। आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जी हाँ, नहीं, हाँ सही सोच रहे हैं आप। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, पॉलीथीन व पीवीसी। जी हाँ दोस्तों, पॉलीथीन व पीवीसी ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें आप जो है दोबारा इस्तेमाल, इसको गर्म, अगर इसको गर्म करते हैं तो यह नरम होकर पिघल जाता है। इससे क्या होता है, आप इसको नया एक आकार दे सकते हैं, कुछ नया चीज़ बना सकते हैं। इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में आता है। आप लोग शायद जानते हैं कि प्लास्टिक जो है दो कैटेगरी में होता है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो विद्युत स्विच, कुकर के हत्थे, ये दोनों क्या हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। पॉलीथीन व पीवीसी ये सब क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है, जिन्हें पुनः चक्रण करके दोबारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक द्रव अधातु है? निम्न में से कौन सा एक द्रव अधातु है? तो पहला है ब्रोमीन, दूसरा है पारा, तीसरा है सोडियम, चौथा है पोटेशियम व स्ट्रोंशियम। चलिए बताइए आप। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है। लेकिन पारा क्या है, देखिए पारा एक धातु है, लेकिन वो समान ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। सोडियम और पोटेशियम ये भी धातु हैं, लेकिन ये सबसे नरम धातु हैं, इनको आप चाकू से काट सकते हैं। तो जो है देखिए, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु हैं जिनको, ये बहुत ही सक्रिय धातु होते हैं। इनको ना तो हवा में रखा जा सकता है, ना तो पानी के अंदर। ये तुरंत क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो वो वहाँ पर निष्क्रिय रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं पारा का इस्तेमाल कहाँ होता है, थर्मामीटर, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? निम्न में से कौन एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? निम्न में से कौन एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? दोस्तों जरा फटाफट बताइए आप।
हीरा, कैल्शियम कार्बोनेट, कालिख और कोलतार। इसका आंसर बताइए आप। चलिए मैं बता देता हूँ। तो जो हीरा जो होता है ये शुद्ध रूप से कार्बन का बना होता है, इसलिए तो नहीं होगा। कालिख भी क्या होता है, ये भी इसके अंदर शुद्ध रूप से 100% ये कार्बन का ही बना होता है। ठीक उसी प्रकार से कोलतार भी होता है। जी हाँ दोस्तों, कोलतार भी इसी तरह से होता है। कोलतार आप लोग जानते हैं। तो तो इसलिए इसमें जो है इसका आंसर कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। तो ये जो है कार्बन का अपर रूप नहीं है, लेकिन चूँकि आप देखिए इसके फार्मूले में कहीं कार्बन नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें कैल्शियम है और एक ही कार्बन है, बाकी 3 ऑक्सीजन है। इसलिए आप इसका कार्बन का अपर रूप नहीं कह सकते हैं। कार्बन का अपर रूप मतलब होता है जिस पदार्थ के अंदर पूरा 100% कार्बन हो, उसे कार्बन का अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा है, ये भी सिर्फ कार्बन का ही बना होता है। कालिख आप जानते हैं, जिसको काजल बोलते हैं, ये भी पूर्ण रूप से कार्बन का वही बना होता है। कोलतार आप जानते हैं, कोलतार क्या होता है, जिसको डामर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका ज्वलन ताप कम होता है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप कम होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं कागज़, कोयला, लकड़ी और रसोई गैस। जी हाँ दोस्तों, तो ज्वलन ताप का मतलब क्या होता है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन का दहन हो जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी भी ईंधन का दहन हो जाता है उसे बोलते हैं ज्वलन ताप। तो इसमें देखिए, यानी कि सबसे जल्दी इसमें निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो सबसे जल्दी जल जाता है, तो आप कहेंगे तुरंत रसोई गैस। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है, ये रसोई गैस है। चलिए अगले देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका का आकार यानी कि साइज़ क्या है। 1 मीटर, या फिर 2 में है 1 मिलीमीटर, या फिर तीसरे में है 1 माइक्रोमीटर, और चौथे में है 0.1 माइक्रोमीटर। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये आपको क्या करना है। चलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए, 1 मीटर साइज तो सिर्फ एक ही कोशिका की होती है। 1 मीटर साइज या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा मोड़ा, या फिर कम हो सकती है। ये 1 मीटर साइज किसकी है, वो है आपके जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी होती है 1 मीटर साइज। लेकिन यहाँ पर जो है आंसर आपका ये सही होगा। जो सबसे छोटी कोशिका होती है, यानी कि जिसको आप कहते हैं माइकोप्लाज्मा, वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर से तक होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है। यहाँ देखिए लिखा ब्लू व्हेल, चमगादड़ है, डॉल्फिन है, समुद्री घोड़ा है। तो आप इसमें बताइए कौन सा एक स्तनधारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको नहीं पता है, मुझे पता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। समुद्री घोड़ा जो होता है ये स्तनधारी नहीं है, दिस इज़ नॉट ए मैमल। बाकी जो ब्लू व्हेल है ये है एक्वाटिक मैमल्स हैं, यानी कि जलीय स्तनधारी हैं। और ये जो चमगादड़ है ये भी स्तनधारी है, ये वायवीय स्तनधारी है। डॉल्फिन है, ये भी एक्वाटिक मैमल्स है, ये भी जलीय स्तनधारी है। तो जो समुद्री घोड़ा है ये क्या है, ये स्तनधारी नहीं है, बल्कि समुद्री घोड़ा क्या है, एक मछली है, इसको अंग्रेजी में सी हॉर्स बोलते हैं। ये क्या है, एक प्रकार के ये फिश है, मछली है, पीसीज में आती है। चलिए अगले देखते हैं, मेढक का डिंभ कीट यानी कि टैडपोल किस प्रक्रिया द्वारा विकसित होता है। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। मेढक का डिंभ कीट यानी कि टैडपोल किस प्रक्रिया द्वारा विकसित होता है।
तो यहाँ पर देखिए है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, मुकुलन है बडिंग, तीसरा है कायांतरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, और चौथा है ब्लास्टोसिस्ट। तो आप इसका आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। आपके लिए मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ। तो चलिए, मुझे पता है आपको नहीं पता है, हम बता दे रहे हैं। तो जो मेढक का टैडपोल होता है वो जो है टैडपोल से सीधे वो विकसित हो जाता है किसमें, मेढक में। तो उसे बोलते हैं क्या, कायांतरण बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। लेकिन डिम्बिकेट क्या है, इसका एक छोटे प्रकार से लार्वा समझ लीजिए है मेढक का। आप अक्सर देखे होंगे अपने गांव में या कहीं भी किसी तालाब में देखे होंगे जहाँ पर थोड़ा साफ पानी रहता है, उसके अंदर देखे होंगे जो मेढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके देखिए आधे शरीर पर थोड़ा वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगला आगे होता है, उनके हेड होता है, हेड के पीछे हल्का सा जो है जान लीजिए आपको उनकी ऐसी रचना होती है ताकि वो पानी में चल सकें, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, और पंख अनुयुक्त थोड़ा होता है, फिन युक्त होता है। तो वही क्या होता है आपका कायांतरण वही करता है, तो तुरंत उसके बाद क्या हो जाता है, वो एक छोटे मेढक के रूप में विकसित हो जाता है। तो चलिए अगले देखते हैं। ईंधनों के ऊष्मीयमान की इकाई है, तो इसमें पहला है किलो जूल, या दूसरा है अर्ग, या तीसरा है किलो जूल प्रति किलोग्राम, या चौथा है किलो कैलोरी। जी हाँ दोस्तों, तो आप बताइए जो ईंधन होते हैं उनके ऊष्मीयमान की इकाई क्या होती है, किलो जूल या फिर अर्ग या फिर किलो जूल प्रति किलोग्राम या फिर किलो कैलोरी। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर तीसरा है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये इसका आंसर है। चलिए अगले देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक है, यानी कि किसके कारक माने समझ लीजिए कारण होता है, किसके कारण, या फिर जो फैक्टर्स होते हैं, मेन फैक्टर अफेक्टिंग फॉर द ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो कौन सा चीज़ है। इसमें पहला है SO2, दूसरा CO2, तीसरा O3 है, चौथा अम्ल वर्षा है। तो SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, और दूसरा CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, O3 को ओजोन कहते हैं। अगर यहाँ पर एक परमाणु कम हो जाए तो O2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन बन जाएगा। और चौथा है इसका अम्ल वर्षा। तो इसमें कौन सा सही होगा, हाँ आपको पता है सही, ये है दूसरा CO2 क्या है, मेन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है। ये अगर देखते हैं 14, रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक क्या है। पहला ऑप्शन है इसका लाल गुलाब, दूसरा है अवशेषी अंगों की जानकारी देने वाली किताब, तीसरा है संकटापन्न प्राणियों की सूची वाली किताब, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट अबाउट रेड डाटा बुक। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, नहीं नहीं गलत गलत, अवशेषी अंगों की जानकारी नहीं होगा, वह लाल गुलाब भी नहीं होगा। तो ये इसका सही आंसर क्या है, तीसरा है संकटापन्न प्राणियों की सूची, वह किताब जिसमें संकटापन्न प्राणियों की सूची को दर्ज किया जाता है उसे बोलते हैं रेड डाटा बुक। संकटापन्न मतलब यह है कि ये ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन्हें बोलते हैं संकटापन्न प्राणी, उन्हीं को रेड डाटा बुक में लिखा जाता है उनका नाम। चलिए अगले देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है गिर नेशनल पार्क, दूसरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तीसरा है दुधवा नेशनल पार्क, चौथा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो आप बताइए इसमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कि कौन सा इसमें सही है। चलिए मैं बता देता हूँ मैं। तो ये जो है पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दूसरा ऑप्शन है, सॉरी दूसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अभी ये उत्तराखंड में है। इसका पहले का नाम था हैली नेशनल पार्क, बाद में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 16 है। निम्नलिखित में से किसे में केंद्रक उपस्थित रहता है? निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक उपस्थित रहता है? तो ये देखिए किसमें क्या है, विषाणु है, माइकोप्लाज्मा है, अमीबा है, नीलहरित शैवाल है। तो इसमें फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा आंसर सही है? किसमें केंद्रक उपस्थित रहता है, यानी कि कौन सा सही है? अमीबा। अमीबा सही है। बाकी किसी में भी वो केंद्रक उपस्थित नहीं रहता। उसके स्थान पर उसमें जो अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रहते हैं, बट उसके चारों तरफ जो घेरा रहता है वो नहीं रहता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न नंबर 17 है। परमाणिक वायुदाब का मान कितना होता है? परमाणिक वायुदाब का मान कितना होता है? तो पहला है 10 न्यूटन, दूसरा है 10⁵ न्यूटन मीटर, तीसरा है 1.02 × 10⁻³ न्यूटन और चौथा है 1.013 × 10⁵5 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें है ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ये है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर है। तो ये देखिए विभवांतर मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या है बच्चों? एम्पियर है कि कूलम है कि वोल्ट है या फिर ओम है? तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए अगला, कौन एक विद्युत का सुचालक है? लकड़ी, हीरा, कांच की छड़ या फिर पेंसिल की लीड? जी हाँ दोस्तों, फटाफट बताइए। लकड़ी है या फिर हीरा है या फिर कांच की छड़ है या फिर पेंसिल की लीड है? कौन सा सही है? नहीं नहीं नहीं, चलिए बता रहा हूँ मैं। उसमें जो है पेंसिल की लीड सही है। देखिए जो पेंसिल की लीड होती है वो कार्बन का, वो भी अपर रूप है, वो कार्बन से ही मिलकर बनी होती है, बस उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो, जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है, वही वो रहता है पेंसिल के अंदर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखिए कि पुरुषों के वाक तंत्र की लंबाई कितनी होती है? पुरुषों के वाक तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो 1 मीटर या फिर 20 मिलीमीटर या फिर आधा मीटर या फिर 5 मिलीमीटर? तो इसमें कौन सा सही है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, ये सही इसका आंसर है 20 मिलीमीटर। कैसा है? 20 मिलीमीटर। तो ये जो है जो 5 मिलीमीटर होता है, ये होता है महिलाओं के लिए होता है। महिलाओं का वाक तंत्र जो है वो 5 मिलीमीटर होता है, लेकिन पुरुषों का 20 मिलीमीटर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाया गया है, कई जगह से मैंने ढूंढ कर इसको बनाया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।